हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस मैगज़ीन में काफ़ी डिटेल में दिया गया है तो आप लोगों को याद करना होगा और मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगी कि ये तो याद करना ही है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर आप सुन लो और अगर मान लीजिए कि थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन आ भी जाए वहाँ से, तो आपके दिमाग में बस वो क्लिक हो जानी चाहिए वहाँ चीज़, ठीक है। इसलिए जो मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ कि चीज़ें जो है सारी कवर हो, कुछ छूटे नहीं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2024, इसका जो शीर्षक है G20 शिखर सम्मेलन ही है। इसका कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में है। कब आयोजित हुआ? 18 से 19 नवंबर 2024 को। इसकी थीम याद रखना, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। अब देखिए नीचे जो है इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी थ्योरी दी गई है। उस थ्योरी में से जो है मैं कुछ चीज़ें तो ऐसी होगी जो आपको मोस्ट याद करनी ही करनी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिनको आपको जस्ट सुनना है, तो मैं वहाँ पर बता दूंगी कि ये मोस्ट है और ये सुनने के लिए। तो इसमें जो है आपका ये वाली चीज़ है ना, ये संस्करण, एक ये आयोजन स्थल और ये थीम, ये 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं तो ये ब्राज़ील में भी, रियो डी जेनेरियो में भी कहाँ आयोजित हुआ? तो एक आधुनिक कला संग्रहालय वहाँ पर है। इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बात करते इसमें तो ये अफ्रीकी संघ के सदस्य के रूप में पहला G20 शिखर सम्मेलन भी था, ठीक है। अफ्रीका संघ कौन सा है? तो अफ्रीका संघ जो है इसमें 55 जो देश है अफ्रीका के वो इसमें शामिल होते हैं। अफ्रीकी संघ नई दिल्ली 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजित G20 जो 18वां शिखर सम्मेलन है उसके दौरान भी G20 में शामिल हुआ था। ये जो शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के ही राष्ट्रपति है लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। देखिए, अगर आपने 1-2 पेपर दे रखे हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जितने भी राष्ट्रपति या जिन देशों के प्रधानमंत्री वगैरह जो चर्चा में होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। फिर आप लोग सोचते हो कि अब क्या सारे देशों के राष्ट्रपति वगैरह भी याद करने होंगे? ऐसा नहीं होता है। जो करंट में है वो आप लोग याद कर लीजिए। जैसे अभी ये करंट में है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, तो इनका नाम याद रखिए आप, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्राज़ील की जो अध्यक्षता है वो आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी, जो 30 नवंबर 2024 तक रही है। और इसमें जो है 19 देशों ने जो है राष्ट्रों ने भाग लिया है। और ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कौन कौन से देश है, बट मैं आपको बता रही हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। इसमें जो है 2 संघ भी सम्मिलित हुए हैं, एक तो यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ। अब देखिए, ये जो यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ है इनके देशों के नाम पूछ लेते हैं, वो भी चर्चा में है वही, ठीक है। और नहीं करना है आपको याद। बात करें अफ्रीकी संघ की तो इसमें 55 देश है, ठीक है, और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। दूसरी बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, इसके सदस्य देश हैं, इसमें सम्मिलित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है कि जो ये सम्मेलन हुआ उसका प्राथमिक एजेंडा है G20 जो आपका रियो शिखर सम्मेलन है, इसमें जो है प्राथमिक एजेंडा भूख के खिलाफ लड़ाई है, ऊर्जा संक्रमण है, सामाजिक, आर्थिक और जो पर्यावरणीय पहलू है उनमें सतत विकास और वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार जो है इसका क्या बोलते हैं, इसका प्राथमिक एजेंडा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन के परिणाम की। तो इसमें जो है मुख्य पहलू है भूख और गरीबी के खिलाफ जो है वैश्विक गठबंधन, और इसमें जो है लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक हम 500 मिलियन लोगों को इस गरीबी से बाहर निकालेंगे। और इसके लिए जो है 82 देश
अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, 24 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 9 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और 31 परोपकारी और गैर जो सरकारी संगठन है पहले से इसमें शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट इसमें कि ब्राज़ील, संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल जो है वो शुरू की गई है। और इस पहल में जो है क्या किया जाएगा, तो इस पहल में जो है एक जो है मतलब 36 महीनों का जो है टारगेट रखा गया है कि उस 36 महीने के अंतर्गत जो है ये लोग 10 से 15 मिलियन डॉलर जो है इकट्ठा करेंगे। और ये जो इकट्ठा राशि है वो जलवायु सूचना अखंडता पर जो शोध करने वाले लोग हैं या जो संस्था है या अभियान चलाने वाली गैर सरकारी संगठन है उनको जो है ये पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्राज़ील की अध्यक्षता में आयोजित ये जो आपका जो सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, इसमें पहली बार G20 सोशल को जो है लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से समाज के जो नागरिक है वो शिखर सम्मेलन के संबंध में चर्चा और नीति निर्माण में योगदान दे सकेंगे। बात करते हैं घोषणा पत्र की, तो इस शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से जो घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, अरबपतियों पर कर, ऊर्जा परिवर्तन के उपाय और वैश्विक शासन सुधार और जलवायु कार्यवाही में तेजी लाने के साथ साथ ही COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा का समर्थन करने की बात कही गई है। सो ये बातें तो कही जाती रहती हैं, तो ये बातें आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट आपके लिए। जो COP30 है वो 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा। याद रखना कहाँ पर, ब्राज़ील के बेलेम में COP30 ये पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आगामी जो आपका शिखर सम्मेलन है ये भी पूछा जाता है। तो ये आगामी जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा और इसकी जो अध्यक्षता है अब दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी गई है ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का प्रतिनिधित्व। अब भारत इसमें कैसे शामिल हुआ है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रोइको सदस्य के रूप में भाग लिया। अब ये आपका ट्रोइको सदस्य क्या है, ट्रोइका जो सदस्य वो क्या है। G20 जो सम्मेलन है उसमें जो अभी अध्यक्ष है वो, इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो, और अब जो नेक्स्ट होने वाले हैं वो, ये तीनों सम्मिलित होकर के एक ट्रोइको सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। तो हम भी उसी सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि इस दौरान मोदी जी ने सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए जो है इस विषय पर G20 सत्र को जो है संबोधित किया। ये पूछा जा सकता है भाई कि मोदी जी ने G20 सत्र को किस विषय पर जो है संबोधित किया, तो सामाजिक समावेशन, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई। ठीक है, और उन्होंने जो है सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 सम्मेलन के सत्र को जो है संबोधित किया। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन। ये शिखर सम्मेलन भी जो है रियो डी जेनेरियो G20 सम्मेलन के दौरान ही जो है आयोजित किया गया था। इसमें जो है इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज ने जो है भाग लिया। याद रखना, अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी चर्चा में, तो एंथनी अल्बानीज, ये भी याद रखना। पहली वार्षिक शिखर जो सम्मेलन बैठक थी वो प्रधानमंत्री अल्बानीज जो जब भारत की यात्रा पर आए थे 10 मार्च 2023 को तब आयोजित की गई थी। इस दौरान अब आपको भी पता है 2 व्यक्ति बैठेंगे बतलाने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो बातें करेंगे ही। तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया, बहुत सारी बातें की हैं जो आप सुन लीजिए। उक्त वार्ता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की और इसके अलावा 2025 में रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा नवीनीकृत और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है। सो ये इच्छाएं तो इनकी चलती रहती है, वार्ताएं भी होती रहती है, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अक्षय ऊर्जा साझेदारी की है। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों पर अक्षय ऊर्जा की साझेदारी का शुभारंभ किया गया। इस नई भागीदारी में सौर सहित हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा जो जैसे क्षेत्र में 2 तरफा निवेश को बढ़ावा देगी। प्रयास दोनों देशों की शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को जो है पूरा करने की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मत याद करना, बस
सुनने के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि आप लोगों का जो है कनेक्शन बना रहे उन चीज़ों को लेकर के, कनेक्ट कर पाओ आप चीज़ों से, ठीक है। जैसे डायरेक्ट फैक्ट याद करते हैं वो इतना जल्दी जो है याद नहीं हो पाता, बट ऐसे जैसे थ्योरी करके पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसे याद रहता है वो चीज़ें। डोनाल्ड ट्रंप चुने गए अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। पहला ही इसी से जो है तीन क्वेश्चन बन जाते इसी लाइन से। पहली बात तो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, अमेरिका के। दूसरी बात, ये कौन से नंबर के, 47वें नंबर के, ठीक है। तीसरी बात कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप। ये 3 क्वेश्चन बन गए इसी एक लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूरा डिटेल देखो भाई, इसमें पूछा जा सकता है। ये 2-3 अभी जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपको जो है इस वाले महीने में जो याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये चर्चा में, ठीक है। सो ऊपर वाली लाइन ही जो यहाँ पर की जो है डिलीवर की गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उनके चुनाव संपन्न हुए और डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति चुने गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हेतु 5 नवंबर 2024 को जो है मतदान का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रत्येक राज्य और कोलंबियो जिले के मतदाताओं ने इलेक्टोरल कॉलेज के लिए निर्वाचकों को चुना है। अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं उसमें चुनाव के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, अतः चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है, जिसमें से आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं और जो उनके मतलब विपक्ष में है वो डेमोक्रेटिक प्रत्याशी, जो डेमोक्रेटिक प्रत्याशी हैं आपकी पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनको पराजित किया। तो याद रखना, रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक के जो प्रत्याशी हैं आपकी पूर्व उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस, इनको पराजित किया। ये लाइन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये अमेरिका है और जब भी अमेरिका से कुछ भी चीज़ होती है तो यहाँ पूछी ही जाती है इंडिया में। अगर यकीन नहीं हो रहा तो अगर आप ये बताओ, अगर आपने पिछले वाले एग्ज़ाम्स दिए हैं तो बताओ, सच सच बताना, कमला हैरिस का क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में 312 इलेक्टोरल वोट प्राप्त किए हैं और उनकी जो है प्रतिद्वंदी कमला हैरिस जी ने 226 जो है वोट प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट इसमें कि ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं जो चुनाव हारने के बाद फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्लीवलैंड ने 22वें और 24वें राष्ट्रपति के जो पद है वो संभाला था। ट्रंप जो है 2017 से 21 की अवधि तक वह 45वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ये भी पूछा जा सकता है भाई, ज़्यादा डेप्थ में जाए तो, ठीक है। और वह 78 वर्ष के हैं और काफ़ी उम्र हो चुकी है, 78 वर्ष आप भी जानते हो। इससे पहले जो बाइडन जो है इसी उम्र के थे जो बाइडन, जो 2020 में जो है राष्ट्रपति चुने गए थे। ट्रंप जो है ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो व्यावसायिक दस्तावेजों की हेर फेरी के मामले में इन पर जो इम्पीचमेंट यानी कि जो अभियोग लगाया जाता है, कानूनी अभियोग, वो इन पर लगाया गया था, इसका भी इन्होंने सामना किया है। नेक्स्ट बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस, भाई बहुत बड़ा नाम, ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस, मतलब 3 नाम है, सीनेटर जेडी और वेंस। ओहियो जगह है भाई, जैसे हमारे नहीं होती क्या, जैसे जयपुर जिला है या फिर राज्य मान लो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वैसे ही ओहियो एक जगह है कि सीनेटर जेडी वेंस ने जो है अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। इन्होंने इस पद के लिए मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज को पराजित किया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी भारतीय मूल की जो है उषा चिल्लुकुरी वेंस जो है इनका पैतृक गांव है आंध्र प्रदेश और ये वहाँ की है, इनकी पत्नी जेडी वेंस की पत्नी है भाई उषा। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस देश के क्रमशः 47वें राष्ट्रपति और 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे और जब ये शपथ लेंगे तब फिर से जो है चर्चा में आएंगे। तो अभी याद कर लो, बाद में कौन याद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिनिधि सभा में जीते भारतीय मूल के प्रत्याशी।
राष्ट्रपति पद के साथ ही अमेरिका के 435 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए संपन्न चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी उसमें से 222 सीटें जीत करके बहुमत प्राप्त किया है इस पार्टी ने। और प्रतिनिधि सभा में ये जो चुनाव हुआ उसमें 6 भारतीय अमेरिकी नेता जो है जीते हैं। इनमें जो है वकील सुहास सुब्रमण्यम वर्जीनिया की ईस्ट कोस्ट सीट से डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जो है जीत हासिल करके इतिहास रचा। और भी है डॉक्टर अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, श्री थानेदार अमेरिका के चुनाव में मौजूदा भारतीय अमेरिकी सदस्य प्रतिनिधि सभा के रूप में पुनः चुने गए। नेक्स्ट बात करते हैं, मोदी जी जो है अभी नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की यात्रा पर हैं, ठीक है। और इसमें जो है इन लोगों ने मतलब अपने देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो मोदी जी को दिया है इन लोगों ने। तो बात करते हैं नाइजीरिया से स्टार्ट करते हैं। डेट सबको पता नहीं पूछी जाएगी, इसमें से पूछा जाएगा तो 2 क्वेश्चन। एक तो कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति मतलब जी चाहे तो पूछ सकता है वो एग्जामिनर, और एक दूसरा कि मतलब उस टाइम पे जो है इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया। बस ये 2 क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो इसी यात्रा के दौरान जो है 17 से 18 नवंबर को जो है सर्वप्रथम नाइजीरिया गए प्रधानमंत्री मोदी जी, और इन्होंने जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की है। 17 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि 17 वर्षों के बाद जो है हमारे किसी प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ की यात्रा की है नाइजीरिया की। इससे पहले 2007 में मनमोहन सिंह जी ने जो है यहाँ का दौरा किया था। और बाकी जो है ये अगर जाते हैं तो थोड़े बहुत समझौते वगैरह ये होते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये समझौते वगैरह है कि नेताओं ने नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में जो है बैठक की। दोनों देशों के मध्य जो 3 समझौते जो है ज्ञापन हुए, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, सीमा शुल्क सहयोग, सर्वेक्षण सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें जो है भारत नाइजीरिया संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी को नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। ये याद रखना है, जब मोदी जी को जिस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है तब जो है पूछा गया है। मोदी जी को यह सम्मान नाइजीरिया के स्टेट हाउस में आयोजित समारोह में नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। मोदी जी है वर्ष 1969 के बाद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं। वर्ष 1969 में ब्रिटेन की किंग एलिजाबेथ को यह अवार्ड मिला था। नाइजीरिया के लोगों के विश्वास और सम्मान के रूप में मोदी जी है अबुजा शहर की चाबी जो है इनको भेंट में की गई है, ये भी याद रखना। ये नेक्स्ट बात करते हैं तो ब्राज़ील के बारे में तो सबको पता, अभी तो पीछे तो पढ़ाया था कि G20 के लिए वो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है गुयाना, तो गुयाना के बारे में भी बात कर लेते हैं। गुयाना में इतना कोई दिया नहीं है, बस यही 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ की यात्रा की, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत कैरिकॉम समिट, अब ये इम्पोर्टेंट है। भारत कैरिकॉम समिट ये दूसरी भारत कैरिकॉम समिट है जिसका आयोजन गुयाना के ही जॉर्ज टाउन में 20 नवंबर 2024 को जो है किया गया। इसमें जो है गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और प्रधानमंत्री डिकोन मिचेल के साथ इस समिट की मेज़बानी की है मोदी जी ने। इसमें जो है कैरिकॉम कैरिबियाई समुदाय का एक अंतर सरकारी संगठन है। ये अमेरिका, कैरेबियन और अटलांटिक जो महासागर में 15 सदस्य देशों और 5 संबद्ध सदस्य देशों का राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसकी स्थापना जो है 4 जुलाई 1973 को की गई थी। जिसका सचिवालय की बात करें तो जॉर्ज टाउन जो गुयाना है आपका वहाँ पर स्थित है। इस शिखर सम्मेलन, अब देखिए कोई भी शिखर सम्मेलन होता है तो वहाँ पर कुछ समझौते वगैरह कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये जो शिखर सम्मेलन हुआ उसके दौरान सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद चान संतोकी के साथ साथ ग्रेनेडा, एंटीगुयाना और बारबूडा, त्रिनिदाद और टोबैगो और सेंट लूसिया जैसे कई देशों के नेताओं से भी मुलाकात की गई है।
इसमें देखिए 2-3 राष्ट्रपति अभी चर्चा में हो रहे हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति, आपके ब्राज़ील के, गुयाना के, नाइजीरिया के, तो ये याद कर लेना। 2-3 है तो याद करना पड़ेगा आपको। इस अवसर पर मोदी जी ने कैरिकॉम के क्षेत्र के लिए फॉरेंसिक सेंटर बनाने और भारत में बनी कैंसर थेरेपी मशीन सिद्धार्थ 2 उपलब्ध करवाने की घोषणा की। ये याद रखना भाई, कैंसर थेरेपी मशीन सिद्धार्थ 2। अब पूछा जाएगा सिद्धार्थ 2 है क्या, हो गई चीज़ चर्चा में। यही चीज़ें है कि आप लोगों से जो है करंट अफेयर इस तरीके से पूछे जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ समझौते वगैरह भी हुए हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली से वार्ता के बाद दोनों देशों के मध्य हाइड्रोकार्बन, डिजिटल भुगतान व्यवस्था, फार्मास्यूटिकल और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मोदी जी को जो है गुयाना का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। ये कौन सा है तो याद रखना, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना ये यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का सर्वोच्च पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। भाई ये भी याद करना। अभी इस वाली मैगजीन में तो पता नहीं कितने सारे राष्ट्रपति, कितने सारे पुरस्कार दिए गए हैं, तो याद करना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दिए गए समर्थन और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि बारबाडोस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये बारबाडोस जो सरकार है उन्होंने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। और ये जो है मोदी जी ने जब गुयाना जा रहे थे उसी टाइम पर जो है यहाँ की संसद को जो है संबोधित किया था इन्होंने। ठीक है, और ये कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्पेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।